हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एनजे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक सहार का तीसरा पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इसके पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा कि नागराज और ध्रुव की बीच में रेस होती है जिसमें वो दोनों ही जीत जाते हैं, यानी कि उनके बीच में टाई होता है। उसके बाद पृथ्वी पर एक उल्कापिंड यानी कि एक मीटियोर गिरता है, जो कि वो दोनों जहाँ पे रेस लगाकर जिस चोटी पे खड़े हुए होते हैं उसी के पास में गिरती है। उस उल्का में से कुछ निकलता है जो कि इंसानी शक्ल का होता है, और वो होता है प्रकृत। वो फिर अपने एक बाशिंदे या फिर कहे साथीदार को या फिर कहे अपनी क्रिएशन पीलिया को भेजता है पृथ्वी को तबाह करने के लिए, या फिर कहे पृथ्वी से मानव को तबाह करने के लिए। अब इसके आगे कहानी हम पढ़ेंगे इस पार्ट में, तो लेट्स स्टार्ट इट। नागराज और ध्रुव को वातावरण की सीमा पर छोड़कर बाउंडर फिर से नीचे गोता लगा गया, और ध्रुव तथा नागराज का दिमाग अंधेरे में डूबने लगा, मौत के अंधेरे में। और इस बार मौत के अंधेरे को जीवन के उजाले में बदलने के लिए न तो नागराज कुछ कर सकता था और न ही ध्रुव। अब तो दोनों की आंखें शायद किसी दूसरी दुनिया में ही खुलनी थी। हम कहाँ हैं? यह कौन सी दुनिया है? और हमको बचाया किसने? आप कौन है? घबराओ मत, तुम किसी और दुनिया में नहीं हो। यह पृथ्वी है और तुम दोनों जिंदा हो और सही सलामत हो। मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं, जरूर तुम दोनों को जिंदा बचाना था, और वह काम भगवान के पास से मैंने कर दिया है। आपने हमको बचाया, पर कैसे? हम तो अंतरिक्ष में तैर रहे थे, मौत हमसे एक पल की दूरी पर थी। फिर आप हम तक पहुंची कब और हमको बचाया कैसे? तुम फिर से बेकार के सवाल पूछ रहे हो। सवाल ये होना चाहिए था कि मैंने तुम दोनों को क्यों बचाया। बचाना तो वैसे भी मेरा फर्ज था, लेकिन फिलहाल मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए प्रकृति के खिलाफ लड़ने के लिए। प्रकृति यानी कि वही जिसका चेहरा हमको जगह जगह पर नजर आता रहता है, उसको आप कैसे जानती हैं और वह चाहता क्या है? मैं प्रकृति को वर्षों से जानती हूँ। वह पृथ्वी की जलवायु बदलना चाहता है, पृथ्वी पर खनिज तत्वों के नए नए सहयोग बनाकर नई प्रकार की प्रजातियां पैदा करना चाहता है वह। पर क्यों? वह ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि यही उसका काम है। वह नए नए ग्रहों को ढूंढकर वहां पर मौजूद तत्वों को विश्लेषण करता है, और फिर उन तत्वों के मेल से रसायनों को बनाकर उस ग्रह पर ऐसे जीवों की उत्पत्ति करता है जो उन रसायनों पर आधारित हो। जैसे पानी एक रसायन है और पृथ्वी का जीवन पानी पर ही आधारित है, लेकिन पृथ्वी पर तो पहले से ही जीवन है। फिर प्रकृति यहाँ पर नए प्रकार का जीवन क्यों पैदा करना चाहता है? वह ये समझ रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद वर्तमान जीव मानव पृथ्वी के खनिज तत्वों को भी नष्ट कर रहा है, और उसकी मदद से प्रकृति को भी खत्म कर रहा है। इसलिए वह ऐसे जीव बनाना चाहता है जो प्रकृति के साथ मिलकर चले, प्रकृति को विकसित करे। उसका सोचना एक हद तक सही है, लेकिन ऐसा होने से अरबों खरबों प्राणी मौत के मुंह में समा जाएंगे। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। मेरा भी यही मानना है, इसलिए मैं प्रकृति को रोकना चाहती हूँ। और अभी तुमने जिस प्रकार से पीलिया का सामना करके उसको मात दे दी, उससे मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि प्रकृति को रोकने में तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो। हम तैयार हैं मानवता को बचाने के लिए। हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हमको क्या करना होगा? फिलहाल जो करना है वह मुझे करना है। प्रकृति का पता लगाना है। वह अब और इंतजार नहीं करेगा। वह कोई ऐसा वार करेगा जो प्रकृति के चक्कर को ही बदल दे। ओह, मुझे उसका पता लगाने में वक्त लग रहा है। आखिर कहाँ मिलेगा मुझको प्रकृति? एक मिनट। प्रकृति ने पहले उन रसायनों को बनाया है जिन रसायनों पर जीवन आधारित होता है। पृथ्वी पर वह रसायन जल है। प्रकृति हमको मारने के लिए पहले जल का स्वरूप बदलेगा, और पृथ्वी पर जल का भंडार है समुद्र। प्रकृति ने पहले अपना काम शुरू कर दिया था। आज मौसम बहुत बढ़िया है समुद्र में तैरने के लिए। इससे बढ़िया दिन तो हो ही नहीं सकता। सच कहा यार। आह, मेरा बदल चल रहा है। मेरी चमड़ी उतर रही है। ओह माय गॉड, समुद्र का रंग बदल रहा है। कुछ मिल गया है समुद्र में। भागो, ये पॉल्यूशन का नतीजा है। जो बच निकले वो भाग्यवान थे, पर कुछ अभागे भी थे जो बच नहीं सके। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंकाल यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि एक आदमी का है जो कि गल चुका है। प्रकृति ने अपना खतरनाक खेल शुरू कर दिया था। हा हा हा,
मैंने पृथ्वी पर जीवन देने वाले जल को खतरनाक विष में बदलना शुरू कर दिया है। अब यह विष धीरे धीरे पूरी धरती में फैलेगा और कुछ ही समय के बाद लोगों को पीने के लिए पानी नहीं विष मिलेगा। जीवनदायी जल के स्थान पर मौत देने वाला विष। जल का स्वरूप तो बदलना शुरू हो गया है, अब वायु का स्वरूप बदलना होगा। जल और वायु बदलते ही पृथ्वी पर का वातावरण, वर्तमान जीवन कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाएगा। ओह, तो तुम आ ही गई। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं, लेकिन अधिकार की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। नहीं, रुक जाओ प्रकृत, तुमको पृथ्वी की जलवायु बदलने का कोई अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर जीवन बसाने की जिम्मेदारी तुमको दी गई थी प्रकृति। पृथ्वी शरीर था और तुम उसकी जान। लेकिन यह कैसा जीवन पैदा किया है तुमने, ऐसा जीवन जो तुम्हारी ही जान का दुश्मन बन गया है। तुमने गलती की है प्रकृति, और इस गलती को सुधारने का मुझे पूरा पूरा हक है। प्रकृति यानी आप प्रकृति है, हमको जीवन देने वाली प्रकृति, धरती माँ का जीवित रूप। तभी तो मैं कहूँ कि पानी में मछलियों की तरह सांस ले सकने की शक्ति आप मुझे कैसे दे सकती हैं। हमने यानी मानवों ने आपको इतने कष्ट पहुंचाए, लेकिन फिर भी आप हमको नष्ट होने से बचा रही हैं। बच्चे अपनी शरारतों से माँ को चाहे जितना भी तंग कर ले, कष्ट दे ले, लेकिन फिर भी माँ उनके शरीर पर लगी खरोच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने भी लाखों वर्षों की मेहनत के बाद तुमको बनाया है। इसके लिए मुझे न जाने कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, तब कहीं जाकर मानव अपने वर्तमान स्वरूप में आ पाया है। अब चाहे तुम गलतियां कर रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम गलतियों से सीख लोगे और मेरे सारे घाव भर दोगे। वह समय जरूर आएगा, मैं प्रकृति को तुम्हें नष्ट नहीं करने दूंगी। अपने कातिलों से गले मिल रही है और अपने भाई से झगड़ा कर रही। तू भी कमाल है बहन, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं कर सकती। वो देख, यह है मेरी सृष्टि, विश्वकुंभी। यह जल में नए तत्वों का मिश्रण करके जहरीला रसायन बना रही है, और इस तक मेरे सृष्टि का जो भी प्राणी पहुंचने की कोशिश करेगा, इस तक तेरी सृष्टि का जो भी प्राणी पहुंचने की कोशिश करेगा वह गल जाएगा, क्योंकि विश्वकुंभी चारों तरफ से अपने ही विष से घिरी हुई। इनको तू रोक नहीं सकती। वैसे भी मेरे ऐसा करने से तू और भी कमजोर होती जाएगी। जा, किसी और ग्रह पर जाकर अपनी सृष्टि को फैला प्रकृति, क्योंकि अब मैं हवा को भी बदलने जा रहा हूं। उसके बाद तो तू वैसे भी आदमरी हो जाएगी। हमारे कारण प्रकृति इतनी कमजोर हो गई है और वह प्रकृति के वारों को तो सह भी नहीं पा रही और नहीं रोक पा रही, और प्रकृति द्वारा फैलाए गए रसायन उसको और कमजोर बना रहे। हमको अपनी गलती सुधारने का यह मौका मिला है। हमको प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति तो अभी और कमजोर होगी ध्रुव, क्योंकि प्रकृति पानी के बाद अब हवा को भी दूषित करने गया है। एक ही रास्ता है, तुम प्रकृति के साथ जाकर प्रकृति को वायु दूषित करने से रोको, और मैं यहाँ पर समुद्र में फैलते विष को रोकने का प्रयत्न करता हूँ। उम्मीद है कि ये विष मेरे जहरीले शरीर को नहीं गला पाएगा। लेकिन ज़रा संभल कर नागराज, प्रकृति की सृष्टि को नष्ट करना लगभग असंभव है। वैसे मैंने अब अपने आप को संभाल लिया है। मैं प्रकृति को रोकने का पूरा प्रयत्न करूंगी। आओ ध्रुव। प्रकृति अपना काम बहुत तेजी से कर रहा था। वायु का स्वरूप बदलने का प्रयास मैं एक बार कर चुका हूँ और उसमें असफल भी हो चुका हूँ। इस बार मानव पर ऐसा वार करना होगा कि उनको पलटकर वार करने का मौका ही न मिले। महानगरवासी इस एकाएक आई मुसीबत से चौंक उठे। महानगर की एक फैक्ट्री में अरे बिजलियाँ कैसी गिर रही हैं। सफ़ेद बादलों से बिजली गिरना न तो पहले कभी सुना है और न देखा है। ये मामूली बिजलियाँ नहीं है। मेरी कार पर बिजली गिरते ही पूरी कार हवा में गायब हो गई। सिर्फ कार ही नहीं, ये बिजलियाँ तो लोहे की हर चीज़ को गायब कर रही। प्लांट के कई हिस्से भाप बनकर हवा में उड़ रहे। ये कैसी मुसीबत है। पूरे महानगर में त्राही त्राही मची हुई थी। इस मुसीबत से हमको सिर्फ नागराज ही बचा सकता है, पर वह है कहाँ। हमको बचाने के लिए आता क्यों नहीं। नागराज जमीन पर था ही नहीं। यहाँ से जल की सीमा समाप्त हो रही और विष की सीमा शुरू हो रही। विष को समाप्त करने के लिए जल को विष
में बदलने वाले जीव विषकुंभी को खत्म करना होगा, और उसके लिए मुझे जल की सीमा पार करके विष के सागर में घुसना पड़ेगा, और ये विष न जाने मेरा क्या हाल करेगा। अरे वाह, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरे खुद जहरीला होने के कारण प्रकृति द्वारा बनाया जा रहा विष मुझ पर असर नहीं कर रहा है। सिर्फ मेरा सिर थोड़ा सा चकरा रहा है। जैसे जैसे मैं इस विष का आदी होता जाऊंगा, ये चक्कर भी खत्म होते जाएंगे। पानी के बदलने का असर स्वर्णनगरी तक जा पहुंचा था। एकाएक घुटन सी क्यों हो रही है? क्या समुद्र के पानी को ऑक्सीजन में बदलने वाला हमारा यंत्र खराब हो रहा है? संयंत्र एकदम ठीक है। समुद्र के पानी में से ही ऑक्सीजन खत्म हो गई है। पानी का स्वरूप ही बदल गया है। पानी अब हमारे लिए जहर बन गया है। पानी जहर बन गया है। अब हम नहीं बचेंगे। हमको उस चीज को खत्म करना होगा जो जल को विष में बदल रही है। आखिर ऐसी चीज है कौन सी? वो देखो, वह प्राणी जल को विष में बदल रहा है। हमको इस प्राणी को रोकना होगा किसी भी कीमत पर। यहाँ पे हम नागराज का बदला हुआ यानी कि मगरमच्छ जैसा रूप देख सकते हैं। नागराज अब तक अपनी स्थिति को समझ गया था। ओह, मेरा शरीर भी जहरीला होने के कारण विष मुझे मार नहीं पाया, तो उसने मेरे शरीर की संरचना को ही बदल दिया। अब मैं जो भी जल सांस के रूप में अंदर ले रहा हूँ, वह प्रकृति का विष बनकर बाहर निकल रहा है, और स्वर्णनगरी वासी मुझे भी विषकुंभी का साथी समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनके हथियार मेरे लिए कोई खतरा नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि विष शैले सागर में इनकी घातक ऊर्जा तक बेअसर साबित हो रही है। लेकिन मेरे पास विषकुंभी को खत्म करने के लिए वक्त बहुत कम है, क्योंकि जल्द ही यह विशैला सागर स्वर्णनगरी और उसके वासियों को घेर कर गला डालेगा, और उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। विष फैलाने वाले प्राणी एक नहीं, दो है धनंजय, और अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। अब हम क्या करें? हम फोर्स फील्ड के कवच में कहीं पर भी सुरक्षित रह सकते, और हमारे पास ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है विरल। जिस विष में हमारे हथियार गल जा रहे हैं, उस विष में हम भी गल जाएंगे। पहले इन दोनों में से एक दूसरे को मार दे, फिर हम बचे हुए प्राणी से निपटेंगे। इसी वक्त महानगर में प्रकृति का पता मिल गया है। ध्रुव वह वायुमंडल में धातु के कण मिलाकर उसे दूषित कर रहा है। लेकिन असली मुसीबत तो उसकी गिरती बिजलियां ढा रही। वैसे हम तो गिरती बिजलियों को लोहे के छड़ों के माध्यम से रोकते हैं, लेकिन ये बिजलियां लोहे को ही भाप बना रही। ये मत भूलो ध्रुव कि वे लोहे की तड़ी चालक बिजली को ही मेरे शरीर यानी पृथ्वी के अंदर पहुंचा कर नष्ट कर देते। अब मैं इन बिजलियों के साथ सीधे अपने यहाँ अंदर खींच लूंगी, इधर उधर गिरने ही नहीं दूंगी। महानगर वासियों को उस आश्चर्यजनक नज़ारे ने गिरती बिजलियों से नीचे दिला दी। कमाल है, जमीन अपने आप ऊपर उठकर गिरती बिजलियों से टकरा रही। हाँ, और बिजलियाँ बगैर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए जमीन में समाती जा रही। हम बच गए। प्रकृति की सृष्टि तो बिजलियों से बच गई थी, लेकिन खुद प्रकृति नहीं बच पाई थी। ये आपको क्या हो रहा है? मैं प्रकृति की बिजलियों को संभाल नहीं पा रही। न जाने क्यों ये बिजलियाँ मुझे शौक दे रही। कुछ ऐसा है जिसको मैं समझ नहीं पा रही। प्रकृति की शक्तियाँ एकाएक बहुत तीव्र हो गई। जो काम करने में मुझे लाखों वर्ष लग गए, उसको वह कुछ ही पलों में कैसे कर ले रहा है। मैं तो जीवों को धीरे धीरे उन्नत कर पाई थी, परंतु प्रकृति तो पलक झपकते ही ऐसे प्राणियों को पैदा कर रहा है जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना को तेजी से बदलने की क्षमता रखता है। ये बाद में सोचिएगा, पहले तो इन बिजलियों को रोकिए, वरना बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। प्रकृति की हर शक्ति मुझे कमजोर करती जा रही। मुझे भ्रमित कर दिया है प्रकृति ने। शक्तियाँ तो अभी भी मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि उनका प्रयोग कैसे करूँ। किस शक्ति का प्रयोग करूँ मैं इन बिजलियों को रोकने के लिए? एक और रास्ता है। आप सृष्टि जरूर रचते, लेकिन आपके लिए भी सृष्टि रचने के कुछ नियम, विज्ञान के नियम, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण तत्वों के बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया के नियम। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल तेज है, बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने। लेकिन विज्ञान के नियम हमको रास्ता कैसे दिखाएंगे? बादलों की बिजलियां पृथ्वी पर आकर्षण के कारण गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी और बादलों के विपरीत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं। अगर पृथ्वी और बादलों में एक ही प्रकार का आवेश हो तो
तो बादलों और पृथ्वी के बीच का आकर्षण प्रतिकर्षण में बदल जाएगा और बिजलियाँ बादलों में ही रह जाएंगी। ऐसा ही करना चाहिए। मैं पृथ्वी पर का इलेक्ट्रिक चार्ज बदलती थी। उम्मीद करो कि प्रकृति हमारी चाल को समझ न पाए। ये क्या? बिजलियाँ पृथ्वी पर क्यों नहीं? पृथ्वी पर का आवेश बदलती बिजलियाँ बादलों में ही सिमट कर रह गई और बिजलियों के लगातार बढ़ते चार्ज को प्रकृति संभाल नहीं पाया। बादल एक गड़गड़ाहट के साथ फट गया। कहो प्रकृति कैसे रही? चाल तो अच्छी थी भाई ना, तेरी सोच की मैं दाद देता हूँ, लेकिन तू फिर भी हार गई, क्योंकि मेरा काम तो लगभग पूरा हो चुका है। वातावरण में लोहे के कण इतने ज़्यादा कण जमा हो चुके हैं कि मैं उनके बादल बनाकर महानगर पर लोहे की बूंदें बरसा सकता हूँ। बस यूँ समझ लो कि अब महानगर पर लाख लाख गोलियां एक साथ दगेंगी। न इंसान बचेंगे, न पशु पक्षी, और न ही तेरी मिट्टी से बनी इमारतें। ओह, तो इसलिए प्रकृति बिजलियों से लोहे का भाप बनाकर उनको हवा में उड़ा रहा था। कुछ करे प्रकृति, वरना प्रकृति का यह वार कुछ मिनटों में महानगर को धूल में मिला देगा और जमीन को लाशों से भर देगा। महानगर पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन महासागर का रक्षक इस वक्त पूरे विश्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे विष का कोई भी वार इस पर बेअसर होगा, क्योंकि अब मेरा शरीर भी इसके विष से मिलता जुलता विष ही पैदा कर रहा है। सबसे पहले बढ़ते विष के सागर को रोकना होगा। जैसे पत्तियां हवा से CO2 खींचकर ऑक्सीजन छोड़ती हैं, वैसे ही इसकी भुजाएं पानी को अपने अंदर खींचकर विष उगल रही। इसकी भुजाओं को उखाड़कर विष का उत्पादन रोका जा सकता है। अरे, इसकी भुजा को हाथ लगाते ही इसकी भुजा ने मुझे ही लपेट लिया। इसका शिकंजा मेरी हड्डियों को तोड़ रहा है और इस पानी में मुझे कहीं ऐसी जगह भी नहीं मिल रही है जिस पर पैर टिकाकर मैं इस भुजा को उखाड़ने लायक ताकत लगा सकूं। पैर टिकाने की कोई जगह ढूंढनी हो। पैर टिकाने की जगह तो नजर आ रही। अब मुझे बस उसके पास तक पहुंचना है। नागराज का शरीर गोल गोल घूमकर भुजा को अपनी ही ऊपर लपेटता चला जा रहा था और जल्द ही नागराज पैर टिकाने लायक जगह पर पहुंच गया था। यह है पैर टिकाने की एकमात्र जगह, विषकुंभी का सिर। नागराज ने पैर अड़ाकर पूरी शक्ति लगाई और विषकुंभी की वह भुजा उसके सिर से अलग हो गई। आह, एक भुजा तो गई, अब दूसरी भुजा को उखाड़ता हूँ। लेकिन अरे अरे, ये भुजा तो अपने आप बढ़कर एक नए विषकुंभी को बना रही, यानी ये जीव स्टारफिश की तरह अपने किसी भी कटे अंग से पूरा एक नया जीव बना सकता है। अब क्या करूं? अब तो मैं इसकी भुजाएं भी नहीं उखाड़ सकता, वरना मुसीबत दुगनी हो गति से चौगनी हो जाएगी। एक नया विषकुंभी पैदा होने से विष का सागर और तेजी से फैल रहा है। अब तो विष स्वर्णनगरी तक पहुंचने ही वाला है। अब क्या करूं? कैसे खत्म करूं इन दोनों विषकुंभियों को? अरे ओह, शायद यह तरीका काम आ जाए। तुम्हारा इंतजार करने वाला ख्याल गलत निकला धनंजय। अब तो एक प्राणी द्विगुणित हो गया है और दूसरा प्राणी हमारी तरफ लपक रहा है। अब तो अपने बचाव के लिए हमला करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले इस प्राणी को खत्म करते हैं जो हमारी तरफ आ रहा है। बस इसको विष के सागर से बाहर आ जाने दो। विष के सागर से बाहर आते ही नागराज पर हमला शुरू हो गया। आह, पानी में मैं सांस नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा करने से पानी विष बनता जाएगा और विष का सागर बढ़ता जाएगा। अपना दम घुटने से पहले ही मुझको अपना काम पूरा कर लेना है। लेकिन मैं कैसे पूरा करूं अपना काम? स्वर्णनगरी के योद्धा तो मुझे अपने तक पहुंच नहीं दे रहे। शायद इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके मैं इन तक पहुंच सकूं। ये गायब होकर बच रहा है। गायब कैसे होगा? हमारे सेंसर तो इसको अदृश्य रूप में ढूंढ निकालेंगे। आह, मैं इन पर नाग शक्ति का प्रयोग करने का खतरा मोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरा स्वरूप बदला है तो मेरी नाग शक्तियों का स्वरूप भी बदल गया होगा। न जाने कौन सी नाग शक्ति क्या असर करे। कोई और रास्ता सोचना होगा। आह, नागराज सोचता ही रह गया और वह किरण उसको चिरती हुई निकल गई। ये तो खत्म हो गया धनंजय। अगर इस पर हमारे हथियारों ने असर किया है तो उन दोनों प्राणियों पर भी हमारे वारों का असर जरूर हुआ होगा। अपने आप को फोर्स फील्ड कवच से ढककर विष के सागर में प्रवेश करते हैं। एक प्राणी से तुम निपटना और दूसरे से मैं निपटता हूँ,
लेकिन विषकुंभियों के पास पहुंचते उन दोनों का भी वही हाल हुआ जो नागराज को हुआ था। आह, हमारे हथियार तो ऊर्जा का में सुरक्षित है, लेकिन हमारे वार विष के संपर्क में आते ही नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे ऊर्जा कवच को भी ये विष धीरे धीरे नष्ट कर देगा और हम इसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहे। स्वर्ण नगरी के साथ साथ महानगर पर भी तबाही बरस रही थी। हा हा हा, इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव है, जो मेरा रास्ता रोकने की क्षमता रखता है। जब सारे मानव नष्ट हो जाएंगे तो मैं बगैर किसी विघ्न के नए सृष्टि की रचना कर सकूंगा। अब इन लोहे के बादलों को मुझे पूरी धरती के ऊपर फैला देना है। कुछ करे प्रकृति। प्रकृति तो और शक्तिशाली होता जा रहा है। ऐसे तो वह पृथ्वी पर प्रलय ला देगा। मैं क्या करूं ध्रुव? जल के प्रदूषण ने मुझको पहले से ही कमजोर कर रखा था। अब वायु के प्रदूषण ने मेरी रही सही शक्ति भी खींच ली। अगर नागराज जल का प्रदूषण दूर करने में सफल हो जाता तो कम से कम मेरी आदि शक्ति वापस आ जाती। उफ, तब तो मुझे ही कोई रास्ता सोचना होगा। लोहा अपने कड़ेपन के कारण इतना नुकसान पहुंचा पा रहा है। अगर इसके कड़ेपन को हम किसी तरह से खत्म कर सके तो। ध्रुव ने प्रकृति को पूरी योजना सुना दी। यस, एक ऐसा तरीका है तो है, लेकिन वह सिर्फ आप कर सकती है। सुनिए, पता नहीं मैं यह काम कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। पर उसके लिए मुझे बादलों के पास जाना होगा। शक्ति क्षीण होने के कारण मैं इतनी दूर से ये काम शायद न कर पाऊँ। वैसे तो मैं अपने आप पूरी पृथ्वी पर कहीं भी पहुंच सकती हूँ, लेकिन प्रदूषण मुझको ऐसा करने से रोक रहा है। उफ, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोहे की बारिश से बचते हुए बादलों तक जा सके। ओ यस, हमारे पास ऐसे साधन नहीं है, लेकिन किसी और के पास है। मैं अभी उससे संपर्क करता हूँ। और दूसरी तरफ विश्व के सागर में ऊर्जा कवच गल रहा है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है और हमारे बाद पूरी स्वर्ण नगरी भी इसी विष में घुल जाएगी। ऊर्जा कवच लगभग नष्ट हो चुका है, लेकिन तभी दोनों पर कसे शिकंजे खुल गए और फिर उन पर अनगिनत सर्पों की परतें लिपटने लगी। उफ, इन सर्पों पर विष का असर नहीं हो रहा है और इनकी परत हमको विष के असर से बचा रही। और ये सर्प वह प्राणी छोड़ रहा है, यानी ये मरा नहीं था और अब वह हमको विष के सागर से बाहर खींचकर पानी में पहुंचा रहा है। हाँ, मैंने मरने का सिर्फ नाटक किया था ताकि मैं इन लोगों के पास पहुंचकर इनके ऑक्सीजन टैंक हासिल कर सकूं। इस जीव से लड़ते समय मुझे यह ख्याल आया कि अगर ऑक्सीजन पर जिंदा रहने वाले के लिए यह विष घातक है, तो फिर विष उगलने वाले के लिए यह ऑक्सीजन घातक हो सकती है। नागराज ने ऑक्सीजन टैंकों को सर्वकवच में सुरक्षित कर दिया। धनंजय अब तक सारी स्थिति को समझ चुका था। साथ छोड़ने वाला तो एक ही शख्स है, विरल, नागराज। यानी ये नागराज है। इसका रूप बदला होने के कारण हम इसको पहचान नहीं पा रहे थे। अब मैं इसको पहचान रहा हूँ। और अरे, धरती से संदेश आ रहा है। धरती से तो सिर्फ ध्रुव ही मुझको संदेश भेजता है, और वह भी केवल मुसीबत के वक्त। मुझे ध्रुव के पास जाना होगा। तुम यहाँ पर रुक कर अगर ज़रूरत पड़े तो नागराज की मदद करना। क्योंकि इस प्राणी को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वह सिर्फ है नागराज और कोई नहीं। ध्रुव के बुलावे पर धनंजय ध्रुव के पास पहुंच जाता है। द्वार के जरिए धनंजय तुरंत ही ध्रुव तक पहुंच गया। ओह, यहाँ पर भी बड़ी मुसीबत आई हुई है, और समुद्र में भी। ये हो क्या रहा है ध्रुव? ये दोनों एक ही शख्स के काम है धनंजय, और उसको हराने के लिए हमको तुम्हारी मदद चाहिए। अपने द्वार की मदद से हमको इन लोहे के बादलों के पास पहुंचा दो। ये प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया। ये तो क्या करे प्रकृति? लोहे और वायु के मंडल के मौजूद ऑक्सीजन का सेवन करके नया तत्व पैदा करे। हाँ प्रकृति, आम भाषा में इसको जंग लगना कहते हैं, जो वास्तव में लोहे का ऑक्सीकरण होता है। और जंग इतना भुरभुरा होता है कि मेरी हवा का एक ही तेज झोंका इन बादलों को कन कन में बना कर उड़ा देगा। ऐसा नहीं होगा। मैं लोहे और वायु की प्रतिक्रिया को रोक दूंगा। लोहे की को जंग नहीं बनने दूंगा। ओह, प्रकृति की शक्ति मुझ पर भारी पड़ रही। प्रकृति की शक्ति मुझ पर भारी पड़ रही। मैं इसका मुकाबला कुछ पलों से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी।
हिम्मत मत हारे प्रकृति, अगर हम ये लड़ाई हार गए तो फिर पूरा युद्ध हार जाएंगे। प्रकृति आपकी सृष्टि को धूल में मिला देगा। प्रकृति की शक्ति वापस आने की अब सिर्फ एक ही सूरत बची हुई थी, और वह थी नागराज की जीत। नागराज ने एक ही साथ दोनों ऑक्सीजन टैंकों को जलकुंभी विषकुंभी के खुले मुंह में घुसा दिया। विषकुंभी तड़प रहे, यानी ऑक्सीजन सचमुच इनके लिए जहर का काम कर रही है, और ऑक्सीजन के असर को काटने के लिए दोनों महासागर में फैले विष को फिर से अपने अंदर समेट रहे हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे शरीर से मेरा फिर से सामान्य होता शरीर। ये तो सचमुच नागराज है। हमसे इसको पहचानने में वाकई गलती हो गई। इसने स्वर्ण नगरी पर मंडरा रहे खतरे को खत्म कर दिया है, लेकिन ये पानी में सांस कैसे ले पा रहा है? खैर, फिलहाल तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। विषकुंभी विष को खींच तो रहा है, लेकिन विष भी इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। दोनों आकार में सिकुड़ते जा रहे हैं, और इसके विष खींचने के कारण विष का सागर भी आकार में छोटा होता जा रहा है। नागराज, तुमको धन्यवाद देने के साथ साथ हम तुमसे क्षमा भी मांगते हैं, क्योंकि न तो हम तुमको पहचान पाए और न ही तुम्हारे नेक इरादों को। मैंने क्षमा और धन्यवाद दोनों ही स्वीकार किए, लेकिन तुम्हारा वह दूसरा साथी कहाँ गया? दूसरा साथी यानी धनंजय, उसके पास ध्रुव का संदेश आया था। संदेश आते ही वह द्वार के जरिए ध्रुव के पास चला गया। ओह, यानी वहाँ पर भी कोई मुसीबत टूट रही है। मुझे तुरंत वहाँ पर पहुँचना होगा। मैं तुमको वहाँ पर ले जा सकता हूँ, आओ मेरे साथ। महानगर पर छाए लोहे के बादलों के ऊपर ये क्या हो रहा है? लोहा जंग में कैसे बदल रहा है? तेरी रासायनिक प्रक्रिया तो मैंने रोक दिया है प्रकृति। अब नहीं प्रकृति, मेरी शक्तियाँ वापस आ रही, परंतु कैसे? शायद इसलिए क्योंकि आपके द्वारा फैलाया गया विष का सागर नष्ट हो गया है मामा, और साथ ही साथ आपकी सृष्टि की एक रचना विषकुंभी भी। तो विषकुंभी को मार कर आ गया, पर मैं तेरा मामा कैसे बन गया? सिर्फ हमारे ही नहीं, आप तो पूरे जगत के मामा है प्रकृति मामा, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है और आप उसके माँ भाई। बस बहुत हो गया मजाक। तुम अपने आप को खतरे से बाहर समझकर निश्चित हो रहे हो, लेकिन प्रकृति की शक्तियाँ अभी न तुमने पूरी तरह से जानी है और न ही प्रकृति ने। इसलिए अब प्रकृति तुम्हारी चीखों को हमेशा के लिए बंद होने से पहले वह दृश्य दिखाएगा जिसके बारे में तुमने या तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है और या फिर रेखा चित्रों में देखा है। प्रलय का दृश्य प्रकृति कहा जा रहा है, शायद हिमालय पर्वत की श्रृंखला की तरफ, क्योंकि वह दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है। वहाँ से वह पूरी पृथ्वी की संरचना पर हमला कर सकता है। हमको भी वहाँ जाना चाहिए। हम जरूर चलेंगे नागराज, पर घबराओ नहीं। अब मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से वापस आ चुकी हैं। अब मैं प्रकृति को तत्वों की संरचना को बदलने नहीं दूंगी, लेकिन प्रकृति ने अब अपनी चाल बदल दी थी। तो दोस्तों, मैं इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन मैं पिछले पार्ट की तरह आपको इस पार्ट में भी यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें एक ना एक तो दिन हमारे लिए भी ऐसा ही आएगा जब हमें भी ऑक्सीजन के टैंक अपनी पीठ पर लेकर चलना पड़ेगा। अब आप मेरा ये संदेश समझिए या फिर मेरी हिदायत या फिर इस कॉमिक्स से मिलता हो संदेश, लेकिन हमें अब पेड़ लगानी चाहिए, और साथ ही में अब जो कोरोना की कंडीशन है उससे बचने के लिए भी हमें खतरदारी यानी कि खबरदारी लेनी चाहिए। अब मैं मिलूँगा इस कॉमिक के अगले पार्ट में, तब तक आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश भी कीजिए कि आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकें, क्योंकि मुझे आपके लाइक्स और शेयर से ज़्यादा आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, मिलूँगा मैं आपसे ऐसे ही या फिर कहें इसी कॉमिक के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।